विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे सर प्रोफेसर भारद्वाज सर बहुत ही ज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में तो बहुत आगे हैं ही, स्पोर्ट्स वगैरह के क्षेत्र में भी आपका बहुत ही बड़ा दखल रहा है और आपने बहुत से विधाओं में कार्य किया है, प्रशासन में कार्य किया है और हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे जो विरासत है, हमारी जो धरोहर है, जो हेरिटेज है, उसके बारे में, उसके जो मूर्त और अमूर्त तत्व हैं, उनके बारे में आप बताएंगे। तो फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर आपसे निवेदन है कि आप अपना व्याख्यान। सर, सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती का आह्वान करते हुए अपने संकाय प्रमुख प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी को, अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर केशव मिश्र जी को और आज के संयोजक प्रोफेसर राकेश पांडे जी को तथा अन्य विद्वज्जन जो मुझे सुन रहे हैं, छात्र छात्राओं को मैं अपना भाषण संप्रेषित करने का प्रयास करूंगा सरलतम शब्दों में। और इसके साथ साथ यह इस बात का मैंने सदैव ध्यान रखा है कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसमें कुछ आदर्श तत्व विद्यार्थियों के लिए हों। और मैं विशेष रूप से यह व्याख्यान उन विद्यार्थियों के लिए ही बोलता हूं। विद्वज्जन तो अपने आप में विद्वत ही हैं। तो सबसे पहले आज का जो विषय हमने बनाया है और आपके द्वारा संप्रेषित भी किया गया है, वह है एंशिएंट इंडियन कल्चर हेरिटेज, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल, अर्थात प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, मूर्त और अमूर्त। इसमें जो मैं विशेष रूप से आज को व्याख्यान दूंगा वह सुदर्शन झील और अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में रहेगा और विशेष रूप से उसमें 13वें शिलालेख के संदर्भ में रहेगा। और हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में जो प्राप्त धरोहरों के माध्यम से हम अतीत से वर्तमान की ओर साक्षात्कार करने का प्रयास करेंगे। इसलिए ईएच कार भी कहता है, द हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। मार्क इट, present is more important than past. If we are not in the present, how can we write a single line about the history? It is reality. Although it is also truth. In this period, we cannot present the Chandragupta Maurya, but we can present the Sudarshan Jheel of Chandragupta Maurya. We cannot present the Ashoka, but we can present the inscriptions of Ashoka. इसी प्रकार से मैं सुदर्शन झील को ही क्यों चुना? क्योंकि सुदर्शन झील प्राचीन भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम प्राप्य दृश्य धरोहर है, इसलिए मेरी उसकी अभिरुचि बढ़ी। और दूसरे अभिलेखों को क्यों चुना? क्योंकि मूक प्रशस्ति खंडों पर अशोक ने एक तरह से जो उद्घोष किया है, उसकी वाणी जो है, उसको मैं आपको बतलाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको चुनने का प्रयास किया। यह भी सत्य है कि नन कैन बिल्ड द हिस्ट्री, ओनली हिस्टोरियंस कैन बिल्ड द हिस्ट्री। मैंने कल ही प्रोफेसर राकेश पांडे जी की किताब मेकिंग ऑफ मालविया देखा, जिसमें उन्होंने सबसे पहला चैप्टर जो लिखा है, मालवी इन द आईज ऑफ हिस्टोरियंस। इसका मतलब है कि इतिहासकार के रूप में प्रोफेसर राकेश पांडे अपनी विचारधाराओं को अभी और अतीत में भी बदल सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि चोरा चोरी घटना का उल्लेख किया गया है, तो उसमें मालवीय जी का क्या दृष्टिकोण था, जब तथ्य सामने आएंगे तो विचारधाराएं बदलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑलमाइटी गॉड cannot change the history. सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान ईश्वर भी इतिहास को नहीं बदल सकता है। यह अधिकार सिर्फ इतिहासकारों को ही उपलब्ध है। क्योंकि मैंने जो अपना विषय लिया वह स्टडी ऑफ हिस्ट्री
में टॉयनबी ने लिखा है, किसी भी देश का इतिहास जानने के दो प्रमुख साधन होते हैं, एक साहित्यकारों की रचनाएं और दूसरे कलाकारों की कृतियां। और आज हम कलाकारों की कृतियों के माध्यम से ही इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको मैं बताना, जिसमें सुदर्शन झील सर्वोपरि है। सुदर्शन झील एक अपनी भग्नावस्था में है, लेकिन उसके ऊपर हम इतिहास का निर्माण करके आपको थोड़ा सा आकलन कराने का प्रयास करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवयुवक ने, जब लाल बहादुर शास्त्री नवयुवक थे तो लाला लाजपत राय ने उनसे कहा, जो उस समय वृद्ध थे, कि ये जो सामने आप ताजमहल देख रहे हैं आगरे का, उसमें दो प्रकार की ईंटें पड़ी हुई हैं। एक तो बाहर से दिखने वाली ईंटें और दूसरी जो नींव में है। यह बताओ कि ताजमहल कौन सी ईंटों पर खड़ा है? जो दिखने वाली ईंटें हैं, इनकी तो खूब फोटो खींची जाएगी और लोग वाह वाह कहेंगे। नीचे की ईंटों को तो कोई देख नहीं रहा है, जबकि ताजमहल उन्हीं ईंटों पर खड़ा है जिन ईंटों ने अपना बलिदान कर दिया है। यदि नींव की ईंटें यह सोचने लगी कि दुनिया उन्हें एक बार से नीचे की देखने लगी, फिर से एक बार देख ले, तो ताजमहल कहां खड़ा रहेगा? ठीक यही बात प्राचीन भारतीय धरोहर से संपर्कित है, जो काल के इतिहास में विलय हो गई हैं, किंतु अपनी उपस्थिति और विराट सौंदर्य का आभास आज भी प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखती हैं। मेरी दृष्टि में प्राचीन भारतीय इतिहास की सर्वप्रथम मूर्त धरोहर सम्राट अशोक के पितामह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील है, जो कि 322 ईस्वी से 269 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में निर्मित कराया गया था। जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार में है, गुजरात में है, आज अपने भग्नावशेषों के रूप में दृष्टिवत होता है। मैं चूंकि यहां पर स्वयं गया हूं, इसलिए मैं सीधा दीदार भी आपको कराने का प्रयास करूंगा। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित एक सुदर्शन झील का विशद वर्णन किया गया। विशालकाय जूनागढ़ अभिलेख है, करीब करीब 20-25 फीट पहाड़ियों का एक समझ लीजिए टुकड़ा है, उस पर उत्कीर्ण कराया गया, बड़ा साफ साफ उत्कीर्ण कराया गया है। इसमें चंद्रगुप्त के अलावा सिर्फ रुद्रामन नहीं है, चंद्रगुप्त के अतिरिक्त अशोक का उल्लेख है, तुशाप्य का उल्लेख है, स्कंदगुप्त का उल्लेख है। यह उल्लेख हमको कई इतिहास संबंधी गहन जानकारियां आज भी प्रदान कर रहा है। अगर देखा जाए तो शब्द लेखन की अभिव्यक्ति से पूर्व चित्रों की भाषा रही है, चित्रांकन की भाषा रही है। प्राग इतिहास काल में लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे, इसलिए उन लोगों ने चित्रों का सहारा लिया और अपनी अभिव्यक्ति की। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में अब तक का प्राप्त सबसे पुराना अभिलेख है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि चित्रों की भाषा जब शब्दों की भाषा में परिणित हुई, तो उसमें सबसे पुराना अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख को संयुक्त कर देने में हमें कोई हिचक नहीं है। इस अभिलेख से विदित होता है कि इस धरोहर को चंद्रगुप्त के शासक, जो प्रादेशिक शासक था, पुष्यगुप्त जिसका नाम आता है, गिरनार में एक प्राकृतिक खंड के छोटे से निकास पर बांध डलवा करके इस झील का निर्माण कराया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका जो झील का दक्षिणी और उत्तरी हिस्सा है, उसके दोनों ओर पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों के साइड में जो बचा हुआ शेष हिस्सा है, अर्थात पश्चिमी और पूर्व का हिस्सा, वहां पर ही बांध खड़ा किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। और वर्षा काल में
इसको बांधा गया था। एक अनुमान के अनुसार, एकदम पूरा क्लियर प्रमाण नहीं मिलता है, उसकी वजह यह रही है कि यह झील कई बार अपने खंडित हुई, टूटी, बढ़ी, छोटी हुई, इसलिए हम सटीक उल्लेख इसके अनुपात का नहीं ले सकते हैं। फिर भी मेरा एक अनुमान जो मैंने देखा वहां पर, उसके अनुसार 18 मील लंबी, 12 फीट चौड़ी और 15 फीट के लगभग इसकी गहराई ली जा सकती है। प्राकृतिक और मानवीय प्रयास का संयुक्त सुफल है। चंद्रगुप्त मौर्य का लीन कला कौशल, उस समय की कला कौशल की कल्पना कीजिए, जब अपनी प्रारंभिक अवस्था को छोड़ करके एक संयुक्त की अवस्था में मानव सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ था। उस समय का कला कौशल और इंजीनियरिंग का, प्रौद्योगिकी का यह सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। इनमें 3 नदियों का जल सम्मिलित था, जिसमें पलाशनी नदी, सिकता नदी और विलासनी नामक नदियों को एक स्थान पर संयुक्त कर इसको बांधा गया था, जो कालांतर में समुद्र में विलीन हो गई थी, जिसका कि प्रमाण हमको जूनागढ़ का 28वां श्लोक देता है, जिसको कि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इमाश्च या रैविका द्विनिर्गता पलाशनी सिकता विलासनी समुद्र का अंतः च बंधोषिता पुनः पतित शास्त्रम यथोचित युधः। अर्थात गिरनार का मतलब रैवतक पर्वत यहां इस्तेमाल किया है। गिरनार मतलब रैवतक पर्वत से भी भाव है। रैवतक भाव यह है, रैवतक पर्वत से निकलने वाली समुद्र की पत्नी पलाशनी, सिकता और विलासनी नामक नदियां जो सुदर्शन झील में बांध कर रखी गई थी, वे मुक्त होकर शास्त्राविहीन ढंग से प्रातित्व पति के धर्म का अनुशीलन करते हुए अपने पति यानी समुद्र अर्थात सागर में जा मिलती हैं। अतः स्पष्ट है कि सुदर्शन झील विखंडित हो गई थी रुद्रदामन द्वारा। इस झील का कालांतर में जीर्णोद्धार किया गया। दूसरा अभिलेख चंद्रगुप्त के शासनकाल का है। इससे भी यह सूचना मिलती है कि अत्यधिक वर्षा के कारण बांध टूट गया था। टूटी हुई दीवारों को पुनः बंद कराया गया और नया बांध बनवाया गया, जो कि 10 हाथ लंबा, 68 हाथ चौड़ा और 7 पोरिशा शब्द इस्तेमाल किया गया है, ऊंचा था। इसको पुनः निर्मित कराने का श्रेय चक्रपालित को दिया गया। 1878 में भगवान दास, वहां एक विद्वान है, गुजरात के ही हैं, भगवान दास इंद्रजीत ने धारणा व्यक्त की थी कि यह झील गिरनार पर्वत के उस स्थान पर रही होगी जहां आज मैंने भी देखा है भवनाथ का दर्रा है। उसके अनुमान के अनुसार दामोदर कुंड से ऊपर, पहाड़ी से थोड़ा नीचे और दरगाह से थोड़ा ऊपर दामोदर कुंड पड़ता है। वहां पर स्थित उससे पहले एक मुसलमानी दरगाह के निकट है, जबकि इसके विपरीत शंभू प्रसाद देसाई ने यह मत प्रकट किया है कि यह झील गिरनार के निकट नहीं थी। इन्होंने इसे त्रिपुर सुंदरी देवी मंदिर और त्रिवेणी संगम के बीच में इसका अनुमान लगाया गया है, मतलब अनुमान लगाया है कि इन दोनों के बीच में यह झील रही होगी। एक लोक अनुश्रुतियों के अनुसार त्रिवेणी एक संगम था जहां पर स्वर्ण सिकता या सिकता भी उसे कह सकते हैं, चूंकि यह स्वर्ण की समान पीली होती थी तो उसने स्वर्ण सिकता उसे कहा गया। और पलाशनी, पलाश के वृक्षों को स्पर्श करते हुए आती थी, के बीच में तीसरी कोई पहाड़ी नदी रही होगी, ने इसे संगम प्रदान किया था, उसके मिलन का स्थान बनाया गया था, ऐसा प्रतीत होता है। इसी संगम में 200 मीटर आगे बढ़ने पर दाहिने किनारे पर बांध के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, जो 2 जोगनियों पर्वत को आपस में जोड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस प्रकार कुछ आगे बढ़ने पर बांध का 10 मीटर ऊंचा अवशेष है,
जो तल में 100 मीटर और सिरे में 11 मीटर चौड़ा है। आर एन मेहता का एक अनुमान है कि इस बांध को बना करके ओझट नदी की शाखाओं पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। इस प्रकार से इसमें से ऐसा तर्कों के माध्यम से और प्रमाणों के माध्यम से भी ऐसा भाषित हो जाता है कि 2 स्थानों पर झील की उपस्थिति रही होगी। और 1834 में जिन्होंने काशी पर बहुत काम किया है, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम जूनागढ़ अभिलेख को प्रकाशित किया था। इसकी पुष्टि 1883 में सर जॉर्ज जेकब ने की थी, लिग्रेंट जेकब नाम था, की थी, जो भवनाथ के दर्रे के पास दामोदर कुंड आज भी है। वस्तुतः सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य की दूरदर्शिता का परिचायक है। यह झील खेती हेतु प्रयोग की जाती थी और आपत्ति काल में इसका उपयोग बड़ी बखूबी के साथ होता था। और एक प्रमाणानुसार चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि 322 ईस्वी पूर्व से 130 ईस्वी अर्थात यह रुद्रामन का समय आ गया है के बाद इसका प्रयोग इस तक प्रयोग होता रहा है। लेकिन इसके बाद भी इसका प्रयोग होता रहा होगा, क्योंकि इस झील की तुलना चंद्र और सूर्य के दीर्घ जीवन से की गई है। और यह प्रकटीकरण जूनागढ़ अभिलेख के 37वें अभिलेख श्लोक संख्या के माध्यम से स्पष्ट होता है। इसके कलायुक्त श्रेणियां थीं। उस समय की परिकल्पना कीजिए, कलायुक्त श्रेणियां थीं, मूर्तियों से अलंकृत था। झील के चारों ओर मूर्तियां बनाई गई थीं और उसके समीप में विष्णु मंदिर का भी इसे संयुक्त होने की सूचना मिलती है। अतः सुदर्शन झील अपने नामानुसार, सुदर्शन झील ने अपने नाम के अनुसार अपने जीवन की दीर्घ यात्रा की थी। अतः हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद प्रत्येक राजाओं ने भी इसके जल का लाभ अवश्य लिया होगा, जो उसके वर्तमान में देखे गए भग्नावशेषों से स्पष्ट हो जाता है। यह राजा द्वारा किया गया एक कल्याणकारी राज्य था, कल्याणकारी कार्य था। ठीक इसी कल्याणकारी इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हम जब सम्राट अशोक को देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से कल्याणकारी कृत्यों का बीज चंद्रगुप्त मौर्य ने डाल दिया था, जिसका कि सर्वोच्च प्रस्फुटन अशोक के जमाने में होता है। कल्याणकारी सर्वोच्चता को वह प्रदान करता है। और इसी से तो इतिहास शास्त्र में इसी को तो सामान्यीकरण करते हैं, अर्थात जनरलाइजेशन इन हिस्ट्री इसी को कहते हैं कि सर्वोच्च व्यक्ति निम्न व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है, मजदूरों के लिए पानी, जनता के लिए पानी इत्यादि की व्यवस्था कर रहा है। तो इसी को जनरलाइजेशन इन हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि विशेष से जब हम सामान्य की ओर बढ़ते हैं तो इसी को हम सामान्यीकरण कहते हैं। और दूसरे सामान्यीकरण का उदाहरण हमको सबसे पहले इसी गुजरात क्षेत्र के माध्यम से मिलता है कि 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच में जो सामान्य वर्ग के लिए इतिहास लेखन गुजरात में किया गया, वह अन्य स्थानों पर दृष्टिवत नहीं होता है। अतः देखा जाए तो जल से सराबोर यह झील जनता के लिए एक जीवनदायी संस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का नामकरण कितना अच्छा किया था, सुदर्शन, सुधन दर्शन अर्थात अलौकिक दर्शन, अर्थात अच्छाइयों की रक्षा के लिए किया गया दर्शन इस झील के माध्यम से स्पष्ट होता है। दूसरी बात अब हम आना चाहते हैं कि अगर देखा जाए तो प्राचीन भारतीय धरोहर की मूर्तता में भी अमूर्तता और अमूर्तता में भी मूर्तता का बोधन बड़ी सरलता और सहजता से हो जाता है। उदाहरणार्थ, संस्कृत वांग्मय में के उद्भट विद्वान हेमचंद्राचार्य ने अपने ग्रंथ अभिधान चिंतामणि में पृष्ठ संख्या
2017 में एक 24 तीर्थंकरों की जो सूची दी है उसमें यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन से श्वेतांबर हैं, कौन से दिगंबर हैं। इसलिए आज भी उनके दिगंबर और उनके बाद निकले अन्य संप्रदाय भी यह दावा प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह मूर्तता है, लेकिन अमूर्तता क्या है, इस पर भी इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो मुझे लगा कि सबसे समीचीन एक आपके सामने उदाहरण होगा कि उन्होंने उनके माता पिता की तो सूची दी है, वंश इत्यादि को हेमचंद्राचार्य ने बताया है और उनके चिन्ह इत्यादि को भी इंगित करने का प्रयास किया है। महावीर स्वामी के जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनके विषय में कहा जाता था एक विचारधारा के अनुसार कि महावीर स्वामी नग्न रहते थे, दिगंबर थे। तो श्वेतांबर मतलब श्वेत हो, अंबर जिसका श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर मतलब दिग माने अंबर, दिशा ही जिसका अंबर हो, वस्त्र हो, अर्थात नग्न। तो हमको इस चीज को समझने के लिए इतिहास दर्शन की शरण में जाना नितांत आवश्यक हो जाता है। और मुझे आचारांग नामक ग्रंथ, जो कि जैन वांग्मय का बड़ा सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें कि महावीर स्वामी की जीवनी उपलब्ध होती है, उसके अनुसार महावीर स्वामी नग्न रहते थे। यह एक तथ्य है, किंतु यह भी सत्य है कि उनके उठने का, बैठने का, प्रवचन देने का, जाने का, चलने का तरीका ऐसा था कि मानो वे वस्त्र न धारण करके भी वस्त्र धारण किए हुए हैं। तभी तो दिगंबरों ने कहा कि उनके वस्त्र हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, क्योंकि वह सद्पुरुषों द्वारा प्रदान किए गए हैं। दर्शन यही है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन दैसी। जिसकी जो भावना होती है उसी हिसाब से हमको उसका दर्शन होता है। अगर देखा जाए कि हम प्रेम में आसक्त व्यक्ति को चंद्रमा एक प्रेसी का मुखमंडल दिखेगा, और वहीं कई दिनों से भूखे व्यक्ति को वही चंद्रमा रोटी नजर आएगा। यही मूर्तता में अमूर्तता का आभास है। यही प्राचीन भारतीय धरोहर, जो कि ज्ञान, आध्यात्म, दर्शन, तर्क और जिज्ञासा का अद्भुत पंचमुखी संगम उपस्थित करने का सामर्थ्य रखती है। अब मैं एक दूसरे विषय, जो कि मेरा बड़ा प्रिय विषय है, और वह है अशोक के संबंध में अभिलेख पर हम थोड़ा सा आपके समक्ष प्रकाश भी डालना चाहेंगे। अशोक इस प्रकार महान शिलालेख जो कि मूर्त होते हैं, अशोक के महान शिलालेख मूर्त हैं। उनकी वाणी